सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन वीडियो ऑफ टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड। आज के इस ब्रेकडाउन वीडियो में हम आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलो फिर अब इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। बट इससे पहले गाइस, जिन लोगों ने अभी तक प्रीवियस ब्रेकडाउन वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो जाके कर लेना, तभी जाके तुम्हें आज के इस वीडियो में मजा आएगा। सो होमीज, कहानी की स्टार्टिंग एक्जैक्टली उसी मोमेंट से होती है जहाँ पे किन्मो जो एम्परर है उसे लेकर कैपिटल की ओर रवाना हो जाता है। रास्ते में से काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन फिलहाल के लिए वो सब कुछ छोड़ छाड़ के सबसे पहले ड्रैगन क्लेन के ऊपर सवार होकर फुल स्पीड से उस ओर बढ़ रहा था। अब तभी एम्परर को अचानक से बहुत गर्मी लगती है। वो अपना टकला साफ करते हुए कहने लगता है कि आखिर इतनी गर्मी क्यों हो रही है, आखिर यहाँ का तापमान इतनी जल्दी कैसे बढ़ सकता है। ड्रैगन क्लेन भी सेम कहता है कि हाँ, मुझे भी अचानक से बहुत गर्मी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि ये गर्मी मेरी जान ले लेगी। तभी यहाँ रास्ते में इन्हें एक वैली नजर आती है जिसके अंदर से ये तेज लाइट इमिट हो रही थी, जिसके अंदर से इन्हें ये ऊर्जा फील हो रही थी। और एम्परर देख के कहने लगता है कि ये कोई सनलाइट नहीं है, ना ही ये कुछ और है, तो आखिर ये है क्या और इसके अंदर से इतनी प्रीशियस और डिवाइन ऑरा क्यों आ रही है। तभी यहाँ पे जैसे ही किन्मो उस चीज को फील करता है तो वो कहने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि न जाने क्यों ये मुझे ग्रेट रून की याद दिलाता है। वहाँ का जो स्टोन टैचूज है ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसे रिजेंबल कर रहा है। और तभी उसे ख्याल आता है कि गोल्डन रून्स के अंदर हर रात जब डार्कनेस चारों तरफ अपनी पावर को फैला देता है तो तब ये अपना काम करते हैं। ये ऐसे गोल्डन डिवाइन ऑरा को रिलीज करते हैं कि जिसके चलते डार्कनेस दूर भागता है। अब तभी एम्परर भी कहने लगते हैं कि कहीं ये जो डिवाइन लाइट है ये किसी शायद कोई गॉड। तभी यहाँ जो ड्रैगन क्लेन है वो भी कहने लगता है कि क्या मुझे यहाँ पर अजीब सा ब्लड भी स्मेल करने को मिल रहा है, आखिर ये किसका होगा। अब तभी यहाँ पे एम्परर जो किन्मो ऐसे कहने लगता है कि मास्टर किन, आपने तो कहा था कि आप मुझे इंपीरियल एडवाइजर के पास ले जा रहे हो, तो आखिर ये कौन सी जगह है। तभी किन्मो बताने लगते हैं कि जो मेरे कल्ट के डिसाइपल हैं उन लोगों ने ऑलरेडी ये जो ब्लड रेन है इसको काफी दिनों से ट्रेस किया है और नोटिस ये किया कि जिस दिन ये ब्लड रेन रुका ना उस दिन ये जो डार्क क्लाउड्स थे इटर्नल पीस के ऊपर ये कम्प्लीटली डिसअपीयर हो गए। अब एम्परर सोच में पड़ जाता है कि गॉड्स के द्वारा सेट किया गया ये क्लाउड्स इतनी इजीली कैसे डिसअपीयर हो सकते हैं, अगर हुए हैं तो फिर क्यों, और ये ब्लड रेन आखिर किस चीज की वजह से हुआ होगा और ये किसका ब्लड होगा, और आखिर इंपीरियल एडवाइजर यहाँ क्या कर रहा होगा, क्या करने आया होगा। अब जैसे जैसे ये लोग इस वैली के डीप में जाने लगते हैं जो आसपास के परिंदे हैं वो लोग चहचहाना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते फाइनली इतने टाइम बाद हमें इंपीरियल एडवाइजर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ इनकी ऑरा को फील कर लेते हैं। यहाँ पे किन्मो को ये जगह बहुत ज्यादा स्ट्रेंज लगती है, इसी के चलते जैसे ही वो अपने डिवाइन आइज का यूज करता है तो यहाँ पर उसे नजर आ जाता है कि यहाँ पर इनविजिबल स्वॉर्ड रिस्ट्रिक्शन को सेट किया गया है। तो वो यहाँ पे इमीडिएटली ड्रैगन क्लेन को रुकने का ऑर्डर देता है, लेकिन जैसे ही वो इसके करीब जाता है फाइनली ये जो स्पाइरल स्वॉर्ड फॉर्म है ये एक्सपोज हो जाता है और ये लोग समझ आते हैं कि इसे इंपीरियल एडवाइजर ने ही सेट किया होगा क्योंकि ये उन्हीं का आर्ट है। तभी किन्मो चिल्लाते हुए कहता है कि इंपीरियल एडवाइजर ये मैं हूँ, और जैसे उसकी आवाज उसके कानों में जाती है ये स्वॉर्ड्स जैसे ही ड्रैगन क्लेन से टकराने वाले थे सब के सब नलीफाई हो जाते हैं। अभी यहाँ पे ड्रैगन क्लेन समेत ये सभी लोग जमीन पे उतर जाते हैं और तभी यहाँ पे ड्रैगन क्लेन अपनी नाक की मदद से उस ब्लड को स्मेल करते हुए काफी दूर तक पहुंच जाता है और चलते चलते ये लोग एक ऐसे लेक के पास आते हैं जहाँ पर की ये ब्लड सेंट इतनी तेजी से फैल रहा था। और ड्रैगन क्लेन बताने लगता है कि ये जो इस लेक के अंदर पानी है ना शायद से ये पूरा का पूरा ब्लड है और इसी के चलते इसके अंदर से ये स्मेल आ रही है। यहाँ पे वो काफी ज्यादा डर चुका था, तभी किन्मो उसके पास आकर एग्जामिन करना शुरू कर देता है। यहाँ पे तभी एम्परर भी पहुंच जाता है और वो देखते साथ ही समझ आता है कि शायद ये जो ब्लड लेक है इसके अंदर से ही वो डिवाइन ऑरा और वो लाइट इमिट हो रही थी। अब तभी यहाँ पे किन्मो सोच में पड़ जाता है और कहने लगता है कि कहीं ये ब्लड कोई डिवाइन ब्लड तो नहीं, और अगर है तो शायद। अब तभी वो थोड़ा और डीप डाउन सोच में पड़ जाता है, लेकिन जैसे ही झुक के उस वाटर को चेक करने की कोशिश करता है तो वो बताने लगता है कि दूतियन डेविल किंग ने एक बार बताया था कि डिवाइन ब्लड असल में फुल ऑफ लाइफ फोर्स है जो कि यंग एनर्जी को अबैंडन करता है। तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि ये जो डिवाइन ब्लड है ये असल में इस पूरे के पूरे वैली को एक ऐसी ऊर्जा प्रदान कर रही है कि जिसके चलते यहाँ का तापमान इतना ज्यादा बढ़ चुका है। यहाँ पे ये सुनकर ना ड्रैगन क्लेन तो सबसे ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो हैरानी के साथ कहने लगता है कि कैसे, आखिर ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि काफी दिनों से ये ब्लड रेन हो रही है और जब से लेकर जो ब्लड रेन हुई वो कोई नॉर्मल ब्लड रेन नहीं बल्कि एक डिवाइन ब्लड रेन है। आखिर किस गॉड को इतनी बुरी तरीके से चोट लग सकती है कि इतने अमाउंट में ये ब्लड निकले। उससे भी ज्यादा बड़ा सवाल ये कि आखिर वो कौन है, किसके अंदर इतनी ताकत आ गई कि वो एक गॉड को इंजर्ड कर पाए, वो भी इस हद तक इतना गहरा जख्म। इस पर किन्मो कहने लगता है कि सच्चाई जो भी है इसका जवाब तो सिर्फ इंपीरियल एडवाइजर ही हमें दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना होगा। अब तभी यहाँ पे वो अपने डिवाइन सेंस को चारों ओर फैला देता है और फाइनली उसे वो जगह मिल जाती है जहाँ पर एक छोटा सा घर बसाया था इंपीरियल एडवाइजर ने, और उसे देखते साथ ही वो कहने लगता है कि शायद यही वो जगह होगी जहाँ पर इंपीरियल एडवाइजर हमें मिल सकते हैं। फाइनली किन्मो और एम्परर और ड्रैगन क्लेन ये तीनों उस छोटे से घर के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर जैसे ये लोग पहुंचते हैं ना किसी के खांसने की जोर जोर से आवाजें आती है। एम्परर किन्मो बिना किसी देर के सीधा अंदर की ओर चार्ज करते हैं और वही जैसे ये गेट खोलते हैं ना तो यहाँ पे नजर आता है कि इंपीरियल एडवाइजर बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके हैं और बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। उनकी वाइफ उनकी सेवा कर रही थी और तभी उनकी ये कंडीशन देख करना एम्परर से रहा नहीं जाता। वो सीधा जाते और कहने लगते कि मेरे इंपीरियल एडवाइजर आखिर तुम्हें क्या हो गया। यहाँ पे इंपीरियल एडवाइजर बस खांस रहा था और उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थी। तभी यहाँ किन्मो मन में कहने लगता है कि इटर्नल पीस
के दो सबसे ताकतवर इंसान, स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन आज यहाँ पर इतनी बुरी तरीके से जख्मी है। यहाँ पे तभी इंपीरियल एडवाइजर जैसे ही एम्परर का चेहरा देखता है ना तो कहने लगता है कि योर मैजेस्टी, आपके चेहरे पर ये निशान किसने? तभी वो कहने लगता है कि ये कुछ भी नहीं है, ये सब छोड़ो, ये फेक है। मास्टर किन ने मेरे चेहरे पर इन्हें पेंट किया है ताकि किसी को भी मेरे बारे में पता ना चले। मैंने भेष धारण किया है और छुपते छुपाते यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। अब ये सुनकर इंपीरियल एडवाइजर जैसे कि पता ही नहीं है कि एम्परर के साथ हुआ क्या था, तो वो कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आपकी वाइटल की के ट्रेस को जरा सा भी सेंस क्यों नहीं कर पाया? इतनी दूर से भी मैं आपको सेंस कर सकता हूँ, तो जब आप आ रहे थे तो मुझे सेंस क्यों नहीं हुआ? तब यहाँ पे मैदान में एंट्री मारता है अपना किन्मो और वो यहाँ पर सारी बातें एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है कि कैसे रूलाई और दाओ मास्टर ने मिलकर हिज मैजेस्टी के 7 ग्रेट डिवाइन ट्रेजर को पूरी तरीके से शैटर कर दिया है, जिसके चलते अब वो एक ऑर्डिनरी पर्सन से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर तो भाई एम्परर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो हैरानी के साथ कहने लगते हैं कि पर कैसे? अब तभी यहाँ पे उनकी हालत खुद की बिगड़ चुकी थी। तभी उनकी वाइफ कहने लगती है कि प्लीज आप खुद पे ज्यादा जोर मत डालें, आपकी हालत खुद भी ठीक नहीं, अपने इमोशंस पे काबू रखिए, उसे खुद के ऊपर हावी मत होने दें। अब तभी यहाँ पे किन्मो उन्हें भी एग्जामिन करना शुरू कर देता है। उनके नफ्स को पकड़ते साथ ही वो समझ जाते हैं कि इंपीरियल एडवाइजर के अंदर इस वक्त एक डिवाइन लाइट है जो कि उनके जख्मों को बार बार अंदर से कुरेद रही है। सुनकर एम्परर कहने लगता है कि क्या एक ट्रू गॉड ने ये अटैक किया है? जिस पे वो कहने लगता है कि कह नहीं सकते, लगता तो यही है, लेकिन जिसने भी किया है ना, मैं उन्हें अभी पूरी तरीके से क्योर नहीं कर सकता। इसके लिए हमें जल्द से जल्द विलेज जाना होगा और जो ग्रैंडपा मेडिसिन है उनकी मदद लेनी होगी, सिर्फ वही है जो कि इसे क्योर कर सकते हैं। अब तभी एम्परर इंपीरियल एडवाइजर से सवाल करता है और उससे पूछता है कि बताओ, जब तुम यहाँ से दूर गए थे तो एग्जैक्टली आखिर वहाँ पे हुआ क्या था? जिस पे वो बताने लगता है कि असल में मुझे लिटिल जेड कैपिटल की तरफ से इन्विटेशन मिला था। उन्होंने मुझे इन्वाइट किया ताकि मैं उनकी एंशिएंट और मॉडर्न जो हिस्ट्रीज है उन पे स्टडी करूं और इसीलिए मैंने भी खुशी खुशी से एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जब मैं रास्ते में लौट रहा था तब मैंने फील किया कि कुछ तो अजीब है और मैं वापसी के दौरान डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट करने निकल पड़ा कि आखिर ये जो डिजास्टर इटर्नल पीस के ऊपर आया है इसका सोर्स क्या है। और तब मेरा सामना एक गॉड से हुआ। ये सुनकर सबके सब हैरान थे और वो बताने लगता है कि हाँ, एक ऐसा गॉड जिसके हाथ में एक बहुत बड़ा सा जार था और वो डिजास्टर असल में उसी चीज से निकल रहा था, एक ठंडी ऑरा जो कि हवा के संपर्क में आते साथ ही इतनी ज्यादा ठंडी लहर दौड़ा देती है कि जिसके चलते हमारे ऊपर इतना बड़ा स्नोई डिजास्टर आ गया, जिसके बाद मुझसे रहा नहीं गया और फिर उस गॉड और मेरे बीच में एक घमासान युद्ध हुआ। इस बैटल के दौरान मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, जैसे कि मेरी जिंदगी मेरे लिए मैटर ही नहीं करती और मैंने उसे बस इतना फोर्स किया कि वो यहाँ से लौट जाए। उस बैटल के दौरान मैंने फाइनली उसे थोड़ा जख्मी कर दिया, जिसके चलते उसे लौटना तो पड़ा, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़े जख्म मुझे लगे हैं और मैं इतना ज्यादा इंजर्ड हो गया। मेरी बीवी जो कि बहुत ही जल्द माँ बनने वाली है, इसीलिए मैं उसके साथ यहाँ शिफ्ट हो गया ताकि यहाँ फॉर द टाइमिंग यहाँ पे रुककर अपनी कंडीशन को ठीक कर सके। अब यहाँ पर गॉड के बारे में सुनकर ना एम्परर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहने लगता है कि एक डाइटी, एक गॉड, एक डिवाइन बीइंग फाइनली अपीयर हो गया। और जहाँ तक मुझे याद है आखिरी बार जब फाउंडिंग एम्परर यहाँ पे राज कर रहे थे तभी एक डाइटी अपीयर हुआ था। वो सोच में पड़ जाता है। तभी एम्परर इंपीरियल एडवाइजर से पूछने लगता है कि एक बात बताओ, आखिर ये गॉड आया कहाँ से होगा और जब तुमने उसे मजबूर किया पीछे हटने पे तो आखिर वो कहाँ गया होगा? इंपीरियल एडवाइजर अपनी उंगली ऊपर की ओर करता है जिस पे किन्मो कहता है कि क्या हेवन, जिस पे वो कहने लगता है कि हाँ शायद, और इससे ज्यादा मुझे नहीं पता कि वो कहाँ जा सकते हैं। इस दौरान उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ जाती है। तभी वो खुद को संभालते हुए कहने लगता है कि पर यहाँ पर एक और ऐसी जगह तो जरूर होगी जहाँ पर सारे डाइटीज आपस में मिलकर गैदरिंग करते होंगे। चाहे भले ही इस बार हमने उस गॉड को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया, लेकिन इटर्नल पीस के ऊपर ये जो खतरा है ये पूरी तरीके से टला नहीं है, क्योंकि जब तक हम रिफॉर्म के रास्ते पे अड़े रहेंगे तब तक हमारा रास्ता रोकने के लिए ऐसे ही एक से बढ़कर एक गॉड्स हमारे रास्ते में आते जाएंगे। जिस पे एम्परर कहने लगता है कि अच्छा, तो इसीलिए ओल्ड रूलाई और दाओ मास्टर मुझे मारने के लिए इतना ज्यादा डेस्परेट थे। वो तो चाहते ही थे कि मेरी जगह पर थ्रोन के ऊपर क्राउन प्रिंस को बैठा दे और जो पुराना सिस्टम था उसे ही वो लोग रिस्टोर कर पाए, ताकि जो रिफॉर्म का रास्ता हम अपना रहे थे उसे जैसे तैसे करके रोका जा सके। कैसे कायर लोग हैं। इस दौरान किन्मो ना इंपीरियल एडवाइजर की वाइफ को ना टेढ़ी नजरों से देख रहा था कि सडनली यहाँ पे जो इंपीरियल एडवाइजर है उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ती है। किन्मो जाता है, उसके जख्मों को चेक करता है और तभी उसके ऊपर एक हीलिंग मेडिसिन को डालता है जो कि टेम्परेरीली काम करती है। और तभी यहाँ पे वो कहने लगता है कि जब तक हम उस डिवाइन लाइट को इस जख्म के अंदर से बाहर नहीं निकालते तब तक उनके बहाव को हम रोक नहीं सकते पूरी तरीके से। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसी कौन सी ताकत होगी जो कि एक गॉड के ताकत को भी काउंटर कर सकती है। यहाँ पे किन्मो सोचने लगता है। तभी कहने लगता है कि इंपीरियल एडवाइजर एक बात बताइए, ये जो वहाँ वो जो लेक है ये असल में डिवाइन ब्लड है? जिस पे वो हाँ में जवाब देता है। कहने लगता है कि ये उसके खून से ही बना हुआ है, मैं उसे ज्यादा इंजर्ड नहीं कर पाया क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। तभी यहाँ पे किन्मो के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहने लगता है कि शायद कुछ है जिसे कि हमें हर हाल में ट्राई करना चाहिए। अब तभी वो मन में कहने लगता है कि ग्रैंडपा म्यूट की जो स्वॉर्ड पैलेट है उसने हेवन वेव सिटी के अंदर डीमन गॉड की जो पावर है उसे जैसे तैसे रेजिस्ट कर लिया था, तो मेरे ख्याल से शायद ये डिवाइन पावर को भी अच्छे से चैनल कर पाए। अब तभी यहाँ पे किन्मो जिस मेथड का यूज करता है उसे देखते साथ ही यहाँ पे इंपीरियल एडवाइजर की वाइफ कहने लगती है कि मास्टर किन तो असल में यहाँ पे स्वॉर्ड्स को एज अ एक्यूपंक्चर नीडल की तरह यूज कर रहे हैं। अब एक तरफ तो उन छोटे छोटे स्वॉर्ड्स के जरिए से वो
यहाँ पर उनके जख्मों के अंदर जो वो डिवाइन लाइट थी ना उससे खुद को कनेक्ट करता है। दूसरी तरफ यहाँ पर उन छोटे छोटे स्वॉर्ड फॉर्म के जरिए से एक बहुत बड़ी सी स्वॉर्ड बाहर की ओर कास्ट करता है, जैसे कि उन छोटे स्वॉर्ड से लिंक करते हुए वो जो डिवाइन ब्लड का लेक था उसमें सीधा गिरा देता है। अब यहाँ पे इसके अंदर से पावर को अब्सॉर्ब करते हुए वो इंपीरियल एडवाइजर के जख्म के अंदर वो जो डिवाइन लाइट थी ना उसके साथ इसको काउंटर कराता है, जिसके चलते दोनों फोर्स आपस में रेजिस्ट करती है। और यहाँ वो जो जाइंट सी स्वॉर्ड थी उसके आसपास काफी अमाउंट में फ्लेम सर्च होती है, जो कि धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए इस पूरे के पूरे अंदर की जो डिवाइन लाइट थी ना वो ब्लड की पावर के जरिए से उसे जला के राख कर देता है, जिसके चलते एक तेज एक्सप्लोजन टाइप का होता है, एनर्जी एक्सप्लोजन। और इसी के साथ जो इंपीरियल एडवाइजर का जख्म था वो भी अब ऊपर से हील होने लगता है। वो जो लगातार खून बह रहा था वो बहना भी बंद हो जाता है और यहाँ पे उस जख्म का मुंह भी बंद हो चुका था, अंदर से वो डिवाइन लाइट भी खत्म हो चुकी थी। अब यहाँ पे काफी देर तक ऐसे क्योर करने के बाद फाइनली किन्मो उनके जो जख्म है उसके ऊपर आखिरी बार वो मेडिसिन डालता है, जिसके जरिए से वो पूरी तरीके से बंद हो जाता है। और इंपीरियल एडवाइजर की हालत पहले से ज्यादा स्टेबल लग रही थी, जिसे देखकर सभी एक्साइटेड हो जाते हैं। और तभी वो बताने लगता है कि मास्टर किन, आपकी टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। आपने तो उस स्वॉर्ड को एज अ कंडक्टर की तरह यूज करते हुए उस डिवाइन पावर और जो डिवाइन ब्लड है इनके बीच एक चैनल का यूज किया है, फिर डिवाइन ब्लड पावर का यूज करते हुए उस डिवाइन फोर्स को मेरी बॉडी के अंदर से नलिफाई कर दिया, उसे जला के राख कर दिया। सच में आप एक मास्टर फिजिशियन है, इसमें कोई शक नहीं है। जिसपे किन्मो कहने लगता है कि पर माफ करना, मैं बस इसे एक बार ही कर सकता हूँ, इससे ज्यादा जो बाकी के डिवाइन आर्ट्स है उन्हें मैं आपके शरीर से बाहर नहीं निकाल सकता। और इसीलिए बेहतर यही होगा कि इंपीरियल एडवाइजर चाहे जो हो जाए आप अपने मैजिक पावर का यूज नहीं करोगे, क्योंकि अगर एक बार आपके शरीर में जो बाकी के डिवाइन पावर्स हैं, जो छोटे छोटे ट्रेसेस मौजूद है, अगर वो ट्रिगर हो जाए ना तो आपकी बॉडी वापस से वैसी कंडीशन में पहुंच जाएगी, या फिर उस प्रेशर के चलते इतना क्योटिक सिचुएशन बन जाएगा आपकी बॉडी के अंदर कि आप उसे हैंडल नहीं कर सकते, और ना ही आपकी बॉडी, और शायद आपकी बॉडी वहीं पे एक्सप्लोड कर जाए और आप मारे जाओ। यहाँ पे ये सुनकर उसकी वाइफ इसकी तरफ देखने लगती है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। तो इंपीरियल एडवाइजर चेहरे पर स्माइल लेकर उसे इशारा करता है कि सब कुछ ठीक है। अब एडवाइजर को ऐसी सिचुएशन में देखकर एम्परर एक जोक क्रैक करता है और कहने लगता है कि अब हम दोनों सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन से यांग कांग के सबसे यूजलेस पर्सन बन चुके हैं, क्यों है ना। ये सुनकर तो इंपीरियल एडवाइजर की भी हंसी छूट जाती है। तभी किन्मो उनके पास आता है और कहने लगता है कि इंपीरियल एडवाइजर एम्परर, अब बताइए आखिर आप दोनों का आगे का प्लान क्या है? क्या आप लोग जल्द से जल्द ग्रेट रून्स में जाना चाहोगे या फिर यहाँ से वापस कैपिटल सिटी की तरफ जाओगे? यहाँ पे इंपीरियल एडवाइजर और जो एम्परर है दोनों एक साथ कहने लगते हैं कि जाहिर है हम कैपिटल की तरफ जाएंगे। ये सुनकर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। किन्मो भी समझ आता है कि इनके इरादे बहुत अटल है। यहाँ पे तभी जो इंपीरियल एडवाइजर की वाइफ थी ना उसे उसकी फिक्र हो रही थी। तभी वो बताने लगते हैं कि चिंता मत करो, सब ठीक होगा, और वैसे भी क्राउन प्रिंस अब रुकने नहीं वाला। वो यहाँ हमारे हर एक साथी को एम्परर के सपोर्ट में खड़े हर उस इंसान को सबसे बड़े थ्रेट के रूप में देखेगा, और जिसके चलते वो हर हाल में उन्हें एलिमिनेट करना चाहेगा, जिसे करने से हमें रोकना है। और इसका जो सबसे पहला टारगेट है वो होगा सेकंड प्रिंस यानी कि लिंग यूशु। कि सेकंड प्रिंस को हमेशा से ही इंपीरियल फेवर दिया गया है और उन्होंने इसे एंजॉय भी किया है। इवन की उनकी रेपुटेशन भी बहुत ज्यादा एक्सेलेंट है। इवन की बैटल फील्ड में फ्रंट टायर में उसने बहुत ही अच्छे मेरिट स्कोर सबको हासिल किया है, जिसके चलते आर्मी का भी उसे सपोर्ट हासिल है। तो मुझे पूरा यकीन है कि वो कभी नहीं चाहेगा कितने बड़े थ्रेट को जिंदा रखा जाए। यहाँ तक कि उसकी खुद की बहन यानी कि सेवेंथ प्रिंसेस एक्सट्रीमली क्लोज है एम्प्रेस डॉगर के, वो उन दोनों को भी नहीं छोड़ने वाला, उनको भी हर हद तक जाएगा खत्म करने के लिए। जल्दी आप देर एक एक करके वो सबको एलिमिनेट कर देंगे। अब ये सुनकर एम्परर को और गुस्सा आता है। तभी यहाँ पे किन्मो को 87 समेत तो बाकी सबका ख्याल आता है और उसे पूरा यकीन है कि उन्हें ऑलरेडी इन सब के अंदर शामिल कर लिया गया होगा। लेकिन एम्परर बताने लगता है कि अब जबकि मेरी मदर यानी कि जब एम्प्रेस यहाँ पे मौजूद है उसने पैलेस को पूरी तरीके से संभाल के रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो गद्दार इतनी आसानी से किसी को मार सकता है, और ना ही मेरी फूल सी बच्ची को वो कोई नुकसान पहुंचा पाएगा। अब ये सुनकर इंपीरियल एडवाइजर कहने लगता है कि हाँ फॉर द टाइम बीइंग शायद वो नहीं कर सकता, लेकिन एक बार जब वो गद्दी पे बैठ जाएगा, थ्रोन की सारी जिम्मेदारी इस पे आ जाएगी और पावर, तब वो शायद किसी को ना छोड़े, और हमें उससे पहले ही एक्शन लेना होगा, उसे हटाना होगा, मिटाना होगा। क्योंकि एक बार वो थ्रोन पे बैठ जाए तो वो सबसे पहले जो एम्प्रेस है उसे अपने रास्ते से हटाना चाहेगा। वो उन्हें मार तो नहीं सकता, लेकिन वो उन्हें रिटायरमेंट के नाम पर पहले तो पैलेस से दूर कर देगा, जिसके बाद एक एक करके सारे प्रिंस और प्रिंसेस सबको अपने रास्ते से हटाने में लग जाएगा। इवन की जो ग्रैंड जनरल ऑफ हेवनली स्ट्रेटजीज हैं, मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने भी उसके रास्ते में आने की कोशिश की होगी और उसने उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए नजरबंदी या फिर उम्र कैद कर दिया होगा। और जितने हमारे साइड के लोग थे जो कि दोगले थे, जिनमें फॉर्मर ऑफिशियल्स लाइक गु लिनुआन, जिन्होंने की दल बदल लिया होगा मौका देखते साथ ही, तो अब उनकी जगह ये लोग ले लेंगे। और अब मुझे डर है कि अगर ड्यूक वे यू युआन और उनकी सिस्टर और बाशान अगर ये लोग भी रिफ्यूज करते हैं ना सबमिट के लिए, तो शायद इनकी जान भी जा सकती है। और अगर ऐसा हुआ ना तो बहुत बड़े लेवल पर, बहुत बड़े स्तर पर नरसंहार देखने को मिल सकता है। बहुत बड़ी ट्रेजेडी हम पे आने वाली है। तभी यहाँ पे एम्परर से कहने लगता है कि एक बात बताओ, जब हम वापस जाएंगे आखिर तुम्हारे जख्मों का हम क्या करेंगे तब? बाकी लिटिल पॉइजन किंग फू और जो यान किंग है वो अभी भी कैपिटल के अंदर मौजूद है। लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर कल्ट मास्टर किंग हमारे साथ मिलकर काम करे
फिर तो शायद हम अपने प्लान को अंजाम दे सकते हैं और शायद आपकी मदद से हम कोई ना कोई क्योर तो निकाल ही लेंगे। अब यहाँ पे किन्मो थोड़ा सोचता है और कहने लगता है कि ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें इंपीरियल एडवाइजर और उनकी वाइफ दोनों के लिए अलग अलग डिस्गाइज को रेडी करना होगा ताकि हम लोग भेस बदल के वहाँ पे जा सके बिना किसी की नजरों में आए। ये सुनकर एम्परर भी काफी ज्यादा खुश था कि फाइनली किन्मो भी उनके इस प्लान में साथ देने वाला है। तभी यहाँ पे इंपीरियल एडवाइजर कहने लगता है कि मेरी वाइफ और मैं हम दोनों दाविस्ट बन के जा सकते हैं। अब तभी यहाँ पे किन्मो भी मान जाता है और वो अपने पास से कपड़े निकालते हुए एम्परर समेत इन तीनों को देने लगता है और कहने लगता है कि तो बताइए, क्या आप तीनों मेरे हेवनली सेंट कल्ट में ज्वाइन करना चाहोगे? ये सुनकर सब हैरान थे और तभी वो एम्परर के पास जाके कहता है कि हाँ बिल्कुल, अगर आपके जख्म सही नहीं हुए और आप अपनी थ्रोन को रिक्लेम नहीं कर पाए, एटलीस्ट आप सभी लोग मिलकर मेरे कल्ट को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आराम से मस्त रह सकते हो, वैसे भी हम कुछ करते वरते थोड़ी है। ये सुनकर यहाँ पे इंपीरियल एडवाइजर कहने लगता है कि कल्ट मास्टर किन, अब आप हमारी सिचुएशन का एडवांटेज उठा रहे हो। ऐसा मुझे मसला नहीं है ज्वाइन होने में, लेकिन अगर मैं ज्वाइन होऊंगा तो फिर मैं कल्ट मास्टर बनूंगा। ये सुनकर एम्परर कहता है तो फिर मैं थोड़ी किसी के अंडर में काम करूंगा, मैं भी कल्ट मास्टर ही बनूंगा। जिस पे इंपीरियल एडवाइजर हंसता है और कहने लगता है कि अगर योर मैजेस्टी कल्ट मास्टर बनेंगे तो फिर मैं उनके अंडर में उनका असिस्टेंट बनूंगा। ये सुनकर किन्मो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो कहने लगता है कि योर मैजेस्टी, क्या आप वाकई में कल्ट मास्टर बनना चाहते हो? बताइए। यहाँ पे किन्मो के फेस का एक्सप्रेशन देखकर एम्परर मन में शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है कि ये सीरियस है। और तभी वो मन में सोचने लगता है कि अगर वो हेवनली डेविल कल्ट का मास्टर बन जाता है तो फिर तो पूरा का पूरा इटर्नल पीस इनका डेविल कल्ट का एम्पायर बन जाएगा। अब यहाँ पे वो सोच में पड़ चुका था। तभी यहाँ पे जो इंपीरियल एडवाइजर है वो उसकी मदद करते हैं और कहने लगते हैं कि अरे एम्परर, कहाँ आप एक कल्ट वर्ल्ड के चक्कर में पड़ रहे हो, ये आपके बस की चीज नहीं है। अब ये सुनकर ड्रैगन क्वीन कहने लगता है कि हाँ, आप लोगों को हमारे कल्ट के लिए कुछ नहीं करना, लेकिन उम्मीद करते हो कि कल्ट अपनी पूरी जान दांव पे लगा दे आपकी मदद करने के लिए। आप एक साथ दो नाव पे पैर नहीं रख सकते। अब ये सुनकर ना किन्मो से आंखें दिखाता है, जिसके चलते वो चुप हो जाता है। तभी यहाँ पे इंपीरियल एडवाइजर की वाइफ कहने लगती है कि मेरे हस्बैंड और हिज मैजेस्टी इन दोनों के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए उन्हें थोड़ा सोच समझ के फैसला करना होगा। लेकिन ब्रदर किन, आपने मेरी जान बचाई है, तो इसलिए मैं खुशी खुशी आपके कल्ट में शामिल होना चाहती हूँ और मैं जानना चाहती हूँ कि आप अपने कल्ट में मुझे कौन सी पोजीशन दे सकते हो। जिस पे वो बताने लगता है कि आप एम्ब्रॉयडरी में बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं, तो क्यों ना अगर आप मेरे कल्ट को ज्वाइन करती है तो मैं आपको एम्ब्रॉयडरी हॉल का मास्टर बना सकता हूँ। ये सुनकर तो वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और हमें जवाब देते हुए एक्सेप्ट कर लेती है। इसी के साथ थोड़ी देर बाद हम सीन देख पाते हैं जहाँ पर ड्रैगन क्विन को किन्मो खाना खिला रहा था। इस दौरान इंपीरियल एडवाइजर की वाइफ उससे पूछने लगती है कि आखिर आपने कल्ट मास्टर किन को मना क्यों किया, क्योंकि आप भी अच्छे से जानते थे एक बार आप कैपिटल में पहुंच गए तो वहाँ पर आपके जीतने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है कितने चांसेस हैं? जिस पे वो कहने लगता है कि हमारे 70 से 80% जो कोर्ट के ऑफिशियल्स हैं जो कि लॉयल थे हिज मैजेस्टी और मेरे, उन लोगों को ऑलरेडी नजरबंद कर दिया गया है या तो उन्हें मार दिया गया है। एक बार अगर हम कैपिटल में पहुंच जाए तो वहाँ पर मेरे जितने भी कॉन्टेक्ट होंगे पुराने सोल्जर से, मैं उनसे बनाने की कोशिश करूंगा और जिसके बाद ड्रैगन गार्ड फॉरबिडन आर्मी जो कि 9 ड्रैगन्स माउंटेन रेंज के अंदर छिपी है, उनके जरिए से हम पूरे के पूरे कैपिटल को बिल्कुल चुटकियों में पूरी तरीके से सीज कर सकते हैं, उन्हें ट्रैप कर सकते हैं ताकि कोई भी अंदर भी नहीं आ पाएगा और बाहर भी नहीं जा पाएगा। जिसपे वो कहने लगती है कि तो आखिर दाव मास्टर और जो द ग्रेट थंडरक्लैप मोनेस्ट्री, इनके बारे में आपको क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है कि ओल्ड रुलाई और दाव मास्टर आपको रोकने नहीं आएंगे? और अगर आ गए तो आपको क्या लगता है कि आप और एम्परर मिलके उन्हें रोक सकते हैं? अब तभी यहाँ किन्नो बताने लगता है कि सुनने में ये आया है कि काफी सारे मॉन्क्स और जो दाउस्ट हैं वो लोग ऑलरेडी जितने भी नोबल मिनिस्टर्स हैं जो कैपिटल में रहते हैं उनके घरों में इन लोगों ने डेरा डाल के रखा हुआ है। ये सुनकर वही एम्परर उसे पकड़ते साथ ही ना उसकी मुंडी दूसरी ओर घुमा देते हैं। मतलब कि वो बता रहे हो कि जब पति पत्नी आपस में बात करें तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए और दूसरों की बातें भी सुनना नहीं चाहिए, चाहे वो कितने भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। अब तभी यहाँ पे जो इंपीरियल एडवाइजर की वाइफ है वो उसे बताने लगती है कि तो बहुत ही अजीम ताकतें ऑलरेडी आप दोनों के खिलाफ वहाँ पे आपका सामना करने के लिए रेडी है। इस वक्त सिर्फ एक ही ताकत है जिस पे आप रिलाई कर सकते हैं और वो है हेवनली सेंट क्लॉक। जिसके बाद वो उसका हाथ पकड़ती है और कहने लगती है कि अगर आप उनकी ताकत का यूज करना चाहते हैं तो आपको उन्हें भी रीजन देना होगा कि वो आप पे भरोसा कर सके। अब इंपीरियल एडवाइजर भी स्माइल करते हुए मान जाता है और किन्मो के पास जाकर कहने लगता है कि तो कल्ट मास्टर किन, मैंने सुना कि अभी भी आपके हेवनली डेविल कल्ट को एक हेवनली किंग की जरूरत है, क्यों है ना? जिस पे वो कहने लगता है कि हाँ, 4th हेवनली किंग। जिस पे वो कहने लगता है कि ठीक है, मैं इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर एम्परर खुद भी शॉक्ड हो जाता है। तभी वो उसकी तरफ इशारा करते हैं और कि पर हिज मैजेस्टी का हमारे कल्ट के साथ कोई नाता नहीं होगा। ये सुनकर एम्परर थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं और हैरानी के साथ कहने लगते हैं कि तुमने मेरे लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया इंपीरियल एडवाइजर। जिस पे यहाँ किन्मो आगे आता है और कहने लगता है कि योर मैजेस्टी, आप हमारे कल्ट को बहुत ही ज्यादा गलत समझ रहे हो, हमारे आइडियल्स के। तभी इंपीरियल एडवाइजर की वाइफ कहने लगती है कि कल्ट मास्टर, आपको हिज मैजेस्टी को थोड़ा समझना होगा क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन में हमारे कल्ट को ज्वाइन नहीं कर सकते और हमें इस वक्त निकलना चाहिए। ये सुनकर किन्मो थोड़ा उदास था क्योंकि लोग उनके कल्ट को बहुत गलत समझ रहे हैं। अब तभी ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में रात हो जाती है तो ये लोग एक जगह पर अपना पड़ाव डाल के वहीं पर रुक जाते हैं जहाँ पे रात में किन्मो स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहा था, जिसे देखकर इंपीरियल एडवाइजर कहने लगता है कि क्या बात है, तुम तो यहाँ पर मेरे बनाए गए 3 बेसिक स्वॉर्ड फॉर्म को 2 स्वॉर्ड आर्ट में
इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ऐसा करते हुए तुमने काफी सारी ओपनिंग्स को क्रिएट कर दिया है। क्या तुम्हें इसके बारे में आइडिया है? अब तभी वो अपनी लकड़ी की तलवार को बाहर निकालते हुए कहने लगता है कि चलो मैं तुम्हें थोड़ा गाइड करता हूँ। यहाँ पे किन्मो भी अपनी जो तलवार है ना, लकड़ी की स्वॉर्ड को उसके ऊपर कोटिंग करते हुए कहने लगता है कि ठीक है, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। अब यहाँ पे इनके बीच बैटल शुरू हो जाता है, जहाँ पर पूरी रात ये दोनों ऐसे प्रैक्टिस करते रहते हैं और इनके बीच का क्लैश देखने लायक था। तभी यहाँ पे किन्मो बार बार इनसे हार जाता है, लेकिन बार बार वो वापस से अटैक भी करता है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये थी कि बिना वो अपनी पावर्स का यूज करे, बस यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड आर्ट स्किल्स का यूज करते हुए ना वो बहुत इजीली बिना किन्मो के भनक लगे इसकी स्वॉर्ड को ही तोड़ देते हैं। और किन्मो को बताने लगते हैं कि अभी भी जो हमने किया ये इनफ है ब्रेक थ्रू करने के लिए, लेकिन जो इनसाइट है इसे तुम्हें खुद से ही अपने अंदर ढूंढना होगा। यहाँ पे दूर से जो एम्परर है ये सारा नजारा देख रहे थे और वो कहने लगते हैं कि बस आप एक स्टेप दूर हो, जिसके बाद मास्टर किन आप एक लिटिल ग्रैंड मास्टर बन जाओगे। और जिस लेवल को आपने इस उम्र में हासिल किया ना, मुझे अपनी उम्र में 57 साल लग गए थे इस लेवल को अचीव करने में। इवन की वर्ल्ड की जो टाइप चेंजिंग कंडीशन है ना, जो कि काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, इस कंडीशन में जाके उसे तक सेंस किया जा सकता है। और ये वो आखिरी स्टेप है जहाँ पर जाकर फाइनली मैंने ब्रेक थ्रू किया था और तभी जाकर ट्रू ड्रैगन रिप्रेजेंट भी चेंज हुआ। तो इसी के चलते मैंने स्पेल, स्वॉर्ड आर्ट्स और जो बैटल आर्ट्स है इनको साथ में इनकॉर्पोरेट किया। और पता है किसमें? वो भी 9 ड्रैगन ट्रू मोनार्च टेक्निक में। यहाँ पे भाई किन्मो ये सुनकर ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अभ्यास उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट देखकर जो एम्परर है वो कहने लगते हैं कि क्या आप इसे सीखना चाहते हैं। भाई किन्मो का चेहरा इतना क्यूट लग रहा था, वो कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, फिर मैं आपको सिखा दूंगा। अब ये सुनकर किन्मो इमीडिएटली उनके कंधों को दबाने लगता है, कहने लगता है कि ये तो फिर बहुत बढ़िया होगा। ये नजारा देखकर सबकी हंसी छूट जाती है और एम्परर कहने लगते हैं कि फिर तो अब से ये टेक्निक आपकी होने वाली है। अब तभी मास्टर जियान सांशंग यहाँ आ जाते हैं, जो कि असल में इंपीरियल कॉलेज के सुपरवाइजर हैं और वो यहाँ पर किन्मो को कल्ट मास्टर कहते हुए रिस्पेक्ट देता है और वो समझ आते कि वो भी हेवनली डेविल कल्ट का ही हिस्सा है। तभी किन्मो कहने लगता है कि स्वॉर्ड हाल मास्टर अब बस 3 दिन बचे हैं, जिसके बाद क्राउन प्रिंस की ताजपोशी होने वाली है। तो बताओ आखिर हमारी तैयारियां कैसी है? जिस पे वो कहने लगता है कि मास्टर सब कुछ रेडी है। ये सुनकर किन्मो के फेस पर एक डेविलिश स्माइल आ जाती है और बस इसी सीन के साथ हमारा आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो यहीं पे एंड होता है। वीडियो तुम्हें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और गाइस, अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलते हैं मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।